सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स का आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर भी आपको लिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी जाके पूरा लेक्चर देख सकते हो वन बाय वन। आई थिंक ये हमारा दूसरा ही लेक्चर है, तो एक ये वो पुराना लेक्चर और एक ये अभी का लेक्चर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, यानी कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है हमारे पास, वो रेट ऑफ कंसंट्रेशन हमारे पास कैसे डिपेंड करता है हमारे पास, मतलब रेट लॉ पे हमारे पास, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले। तो देख लो, रेट हमारे पास रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है एक या एक से ज़्यादा, अगर हमारे पास क्या आ जाते हैं, या एक से ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो जाते हैं हमारे पास। मेनली दोनों की बात हो रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करते हैं हम किससे, रेट लॉ से या रेट एक्सप्रेशन से, या रेट इक्वेशन भी कह देते हैं। जैसे हमने इधर लिखा हुआ है रेट लॉ और रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले, तो देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे कंसीडर द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन, कुछ भी ले लेते हैं रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी रिएक्ट कर, ये कोफिशिएंट लिखा हमने, ए स्मॉल में जो लिखा है ना कोफिशिएंट लिखा है। अब सी प्लस डी मिल जाएगा, ये हमारे पास रिएक्टेंट हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारे पास, प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज़ आ जाता है हमारे पास। अब इसको हम क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं, हमारे पास ये क्या है कोफिशिएंट, ठीक है। आप लोग नीचे लिख लेना, तो वेयर क्या ए बी सी डी, ठीक है, आर स्टोइकियोमेट्रिक मेट्रिक कोफिशिएंट हो जाते हैं हमारे पास, किसके, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ यूज्ड इन, अब इसका यूज़ करते हैं बैलेंसिंग, केमिकल के बैलेंसिंग में, केमिकल इक्वेशन को यूज्ड इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस में। तो हम कोफिशिएंट का इसलिए तो यूज़ करते हैं, आप लोग 10th क्लास पढ़ के आए हो, 11th क्लास भी पढ़ के आए हो, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ के आए हो, तो कोफिशिएंट का यूज़ होता है किस लिए, हमारे पास इक्वेशन के बैलेंसिंग के लिए ही मेनली यूज़ किया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे लिखते हैं। अब इट्स रेट लॉ, इट्स रेट लॉ बी हमारे पास क्या आ जाता है, तो रेट इज़ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स और बी की पावर हमारे पास वाई, ठीक है। इसी का हम पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं अभी मतलब आज के लेक्चर में जरूरी, ठीक है। तो अभी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म लग जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट टर्म यानी के लग जाएगा हमारे पास, ए की पावर एक्स, ये एक्स जो है ना आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ही है ये भी हमारे पास, ठीक है। जैसे ए और बी हमारे पास कोफिशिएंट है रिएक्टेंट में, वैसे हमारे पास क्या एक्स वाई भी कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इज़ कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड रेट लॉ, और हम क्या कहते हैं, रेट इक्वेशन भी कह देते हैं, ठीक है। ये चीज़ देख सकते हो। फिर हमारे पास जो के जो है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, रेट कांस्टेंट, रेट
ये हमने लिखा, ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। रेट कांस्टेंट हो जाता है, वैल्यू 1 होती है हमारे पास। और x और y तो हम बता चुके हैं कि हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है, तो उसको हम लिख के भी जाते हैं x एंड y, ठीक है। हमारे पास में और में नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसकी तरह, ए की तरह, ए की तरह हमारे पास एंड बी की तरह हो जाते हैं, सॉरी बी की तरह हो जाते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब ये आप नोट डाउन कर लो, इसके आगे हम अभी करेंगे फिर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो परेशानी तो आप हमें बता सकते हैं। ये वाला पोर्शन आप नीचे नोट डाउन करना। इसी केमिकल रिएक्शंस पे हम इसी रेट कांस्टेंट यानी रेट लॉ के बेसिस पे हम पूरा अभी इस लेक्चर को करने वाले, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए, फिर हम आगे देखते हैं। रेट लॉ में हम आगे देखते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है। द रेट लॉ ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस इज एन एक्सप्रेशन विच इज रिटन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब देखो, अभी हमने जो किया था ना रेट लॉ, उसको हमने लिखा था, कोएफिशिएंट भी लिखा था हमने, ठीक है। और इससे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, वो हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुराना वाला लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले आप उसको देख लो। आप प्रॉपर वे में नोट्स बना लो तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। तो इस रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या कह रहा है, हमारे पास कोई चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, किसको हम रिटर्न फॉर्म में हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम क्या करेंगे और हम मतलब क्या दिखाएंगे किसके फॉर्म में, जैसे हमें पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है हमारे पास, उसको पावर के फॉर्म में दिखाते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा तो इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा हमारे पास, मतलब अगर बैलेंस दे रखा है तो ठीक है, नहीं बैलेंस दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे उसको हमारे पास, ठीक है। द रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसको हम थ्योरली ऐसे ही हम मुंह से या बिना देखने से हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, सीधी बात। तो हम यहाँ पे अगर मान लो इफ़ रेट लॉ ऑफ हमारे पास, अगर मान लो ब्लू पेन से लिखता हूँ, मान लो कि इफ़ रेट लॉ बी हमारे पास, जैसे हमने लिखा था उस वाले में, तो हमारे पास आर इज रेट यानी कि रेट इजकल टू के, और हमने लिखा था ए की पावर एक्स और बी की पावर हमने क्या लिखी थी, वाई लिखी थी, ये हमने लिखा था, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। देन अगर इसी के बेसिस पे गए तो देन इट्स डिफरेंशिएट, इसको हम देन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इट्स डिफरेंशियल हमारे पास रेट इक्वेशन बी हमारे पास, इसको अगर इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे कि हमारे पास माइनस, अब माइनस किसको लिखते हैं हमारे पास, माइनस डी अपॉन में डी टी आ गया हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हो, ये हमारे पास पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था, ठीक है। और हमारे पास ए की पावर एक्स और वाई की पावर, ये हमने इंस्टेंटेनियस में लिखा है, हमने एवरेज में नहीं लिखा है अभी, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे अगर इसी के जैसे अगर एग्जाम्पल हम कुछ लें, जैसे मेरे पास मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्या एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, मैंने एग्जाम्पल लिया 2NO + O2 मेरे पास रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रही है, 2NO2 बना रहा है मेरे पास, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रेट लॉ के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखो, इट्स रेट लॉ बी हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट इजकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, के और NO, हाँ ये है ना हमारे पास NO। अब हमारे पास पावर, ये कोफिशिएंट है ना हमारे पास, तो ये पावर में चले जाएगा, और हमारे पास दूसरा O2 है हमारे पास, इसका हमारे पास कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है हमारे पास, तो 1 जनरली लिखते नहीं, तो हमारे पास ये हो जाएगा। इसको अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास, इसी को इट्स
डिफरेंशियल हमारे पास रेट इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, रेट इक्वेशन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो माइनस डी आर अपॉन में डी टी हो गया हमारे पास, इसकल टू अगर लिखें तो के एन ओ की पावर 2 और ओ 2 हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ आ जाता है। ऐसे आप अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैं और एग्जाम्पल यहाँ पे अगर साइड में ले के बताऊँ तो हमारे पास क्या एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास सेकंड एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, क्या ले लूँ, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसके साथ हमारे पास Cl2, ये मेरे पास एक मिनट, ये मेरे पास CCl4 बनाएगा प्लस HCl बना लेगा हमारे पास HCl। तो इसका आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, रेट लॉ हमारे पास, रेट लॉ लिख लो तो डिफरेंशियल हमारे इंस्टेंटेनियस फॉर्म में भी लिख ही सकते हैं हमारे पास। देखो तो रेट इसका तो हमारे पास के का CHCl3, अब इसका हमारे पास कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसका हमारे पास Cl2 आ गया तो इसका कोफिशिएंट भी हमारे पास कुछ नहीं है जनरली, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास तभी कुछ हो पाएगा। देख लो हमारे पास हमारे पास कितना आ गया, एक Cl3 4 5 आ गया हमारे पास, Cl4 एक 5 आ गया, ठीक है। हाइड्रोजनिक बैलेंस डबल हमारे पास लिख सकते हैं ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे हमारे पास। और भी एग्जांपल लेना चाहो तो और भी एग्जांपल ले सकते हो आप NCERT से, ठीक है। तो इसको आप देख लो, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम अगला जो टॉपिक देख रहे हैं इसी में ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देख रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शंस अलग अलग हमारे पास हो सकती हैं, कैसे, तो इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी हमारे पास जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है उसके पावर्स की मेनली बात करते हैं, जैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की मेनली बात करते हैं, तो उसी का रेट लॉ एक्सप्रेशन हम निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास 0 1 2 3 या इवन हमारे पास फ्रैक्शंस फॉर्म में भी हो सकते हैं हमारे पास, ओके। ये चीज़ हम देख सकते हैं। अगर 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमारे पास है तो उसका हमारे पास रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा किस पे, हमारे पास कंसंट्रेशन पे, हमारे पास किसके, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा हमारे पास, यानी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब डिपेंड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा उस पर हमारे पास। जैसे अगर कोई भी एक एग्जाम्पल अगर लेके देखना चाहे तो हम देख सकते हैं कैसे, हमारे पास देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हम देखना चाहिए तो जैसे खुलता ही नहीं आता है। रेट ऑफ रिएक्शंस हमारे पास जैसे हम मान चुके हैं पहले भी, तो a की पावर x और b की पावर हम क्या मानते हैं, y मानते हैं, ऐसे मानते हैं। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस अगर बोले तो हमारे पास क्या होगा, अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस अगर देखा जाए हमारे पास, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x प्लस वाई, इस फॉर्म में चले जाएगा। अब ये x प्लस फॉर्म जो हमारे पास है, x प्लस वाई जो टर्म हमारे पास हो जाता है, ये क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इसी को तो हम क्या कह देते हैं, यही हमारे पास 0 1 2 3 जो कह रहे हैं पावर्स को मिल लेते हैं, उसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड अगर इसी को हम लिखें तो एंड ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट हमारे पास W और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास, अगर a का अगर हम ऐसे ही कहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर x है ना, ये हो गया। अगर उसी का अगर दूसरा हम गए हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर x है। तो एंड अगर हमारे पास दूसरी की बात करते हैं, एंड ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन, अब इसमें भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट हमारे पास b की बात करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, ये चीज़ हो जाता है।
इससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पे, हम तो कुछ एग्जांपल लेके क्वेश्चंस कर ही लेंगे, लेकिन मैं एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 4.3 क्वेश्चन हमारे पास। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस यहाँ आप देख सकते हो, ये मेनली आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास दे रखा है। ये मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी, अगर न्यू एनसीईआरटी होगा तो पेज नंबर आई थिंक चेंज भी हो सकता है। तो ये कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। रेट हमारे पास के की पावर ए की पावर हाफ दे रखी है, बी की पावर 3/2। अब इसने क्या रखा है ना, इवन ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास फ्रैक्शन में भी हो सकता है, अगर 0, 1, 2 रहा तो ठीक है, नहीं तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो वही चीज़ दे रखा है हमारे पास, x प्लस वाई ऑर्डर लेके हमारे पास क्या दे रखा है कि अगर हाफ प्लस 3/2 को अगर हम ऐड करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कैंसिल करके तो 2 आ जाएगा, यानी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 एग्जाम्पल ऐसे दिए, तो ये से आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस और भी मिल जाएंगे, तो ये एग्जाम एक्सरसाइज में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अगर हम कुछ एग्जाम्पल करना चाहें तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर से क्या करता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो 1 मिनट मिटा ही देता हूँ। ये आप लोगों ने नहीं नोट डाउन किया तो नोट डाउन कर लेना आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सॉरी मैंने मिटा दिया पहले ही। देखो वीडियो को मैं कुछ लंबा ज़्यादा नहीं करना चाहता, वरना आप लंबा हो जाएगा तो आप लोग ही कहोगे सर कितना लंबा बनाया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्या क्वेश्चन लेते हैं, डिटरमाइन ओवरऑल हमारे पास डिटरमाइन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले अगर मान लो मेरे पास रेट और कॉन्स्टेंट, अगर मैं डायरेक्ट इसी के बेसिस पे था, जैसे एनसीईआरटी में भी दे रखा था उसी के बेसिस पे मैं चल रहा हूँ। तो के हमारे पास ए की पावर अगर मान लो हमारे पास, और बी की पावर क्या दे रखी है उसके बेसिस पे दे देता, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो 1/2 हुआ, एनसीईआरटी में दे रखा 1/2, 3/2 वही ले लेता हूँ मैं। तो इसके बेसिस पे अगर कैसे सॉल्व करेंगे हम, ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, देखो हाफ है हमारे पास, तो 1/2 प्लस अगर हम करेंगे तो 3/2, यही मैंने बताया था ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास। ये 4.3 प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। प्रॉब्लम क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4/2 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास। ये ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारे पास। इसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ये भी हमारे पास एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अगर मान लो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आएगा, उसका रेट क्या दे रखा है, रेट इक्वल टू के और ए की पावर, मान लो ए बी सी डी हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारे पास दे रखा है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, ए और हमारे पास एक बी दे रखा है, इसका -1 ले लेते हैं, इसका 3/2 ले लेते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे कर लेते हैं। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, तो 3/2 माइनस का 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इधर 1 लेके नीचे 1 लेके मैं सॉल्व करेंगे इधर अगले स्टेप में के लिए। तो 3/2 - 1 यानी कि अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसका एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा हमारे पास। अगर हमारे पास 2 - 2 तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर लोगे तो इसका जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आ जाएगा क्या, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ लिख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे अगर और क्वेश्चन लेना चाहो तो ले सकते हो, एक और ले लेते हैं हम सी।
रेट इजकल टू के, ए की जगह हम सी डी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हमारी इच्छा है। मतलब मान लो इसमें हमारे पास, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, इसमें हमारे पास मान लो -1 ले लिया मैंने, तो इसका क्या कैसे करेंगे हम, ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में, जेईई एग्ज़ाम में भी, और आपके स्कूल एग्ज़ाम जो होंगे हमारे पास, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें भी आ जाएंगे। तो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, 1 - 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका क्या आएगा, 0 हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। ऐसे 3rd ऑर्डर 4th ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद जो टॉपिक करने वाले हैं ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करो, ऐसे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। पहले इसको नोट डाउन कर लो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हम मेनली बात कर लेते हैं। देखो अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास 2 टाइप्स को ऑफ केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। एक होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, तो एक होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब इसके नाम पे ध्यान देना, एलिमेंट्री और हमारे पास कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, दोज केमिकल रिएक्शंस विच गिव अवे फाइनल रिएक्शन प्रोडक्ट इन अ सिंगल स्टेप, यानी वो केमिकल रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप में ही हमारे पास प्रोडक्ट निकाल के दे दे, उसको हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस कह देते हैं हमारे पास। और कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होते हैं, यानी वो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास जिसमें हमारे पास सीक्वेंस या स्टेप बाय स्टेप हमारे पास होते हैं, लेकिन सॉरी एलिमेंट्री रिएक्शंस भी हमारे पास होता है, यानी उसमें हमारे पास क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिससे हमें फाइनल रिएक्शंस का हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कह देते हैं, ठीक है। अब ये आ जाता है हमारे पास, तो ये टॉपिक हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। तो हम रेट ऑफ यूनिट कांस्टेंट, यानी अगर हमारे पास कोई ऑर्डर दे रखा है, 0 ऑर्डर, 1st ऑर्डर, 2nd ऑर्डर, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं, वो चीज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। फॉर्मूले को ड्राइव करने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेके उसके क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ हमारे पास, ठीक। और इसके बाद एनसीईआरटी के मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ करते हैं, क्या हेडिंग लिखते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के हम बारे में बात करते हैं, रेट कांस्टेंट के, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। अब रेट कांस्टेंट को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, मेनली हम के से डिनोट करते हैं। हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अब मान लो हमारे पास कंसीडर करते हैं, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर रेट लॉ, रेट लॉ हमारे पास, ठीक है, रेट लॉ। अब हमने जो लिखा था उसी को हम आगे करते हैं। जैसे हमारे पास रेट इजकल टू हमारे पास क्या लिया था, के, और हमने क्या लिया था, ए और बी को लिया था हमने, ठीक है। तो ये एक्स मानते हैं, हम इसी को मानते आ रहे हैं, तो यही करेंगे हम। वहाँ बी यानी क्या हो गया हमारे पास, वाई मानते थे, ठीक है। अब इसी में हमारे पास और करके अगर इसको हम करेंगे और हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, के इजकल टू, इसको इधर कर लेते हैं, तो के इजकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट अपॉन में, याद करो सबसे पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, ये इसके लिए हमें याद रखना जरूरी है। हमारे पास नहीं देखा है तो वो देख के आ जाओ पहले। तो ए की पावर हमारे पास एक्स और वाई की बी की पावर हमारे पास वाई आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमें देख लेना है। इसी के बेसिस पे अगर देखें तो हमारे पास यूनिट ऑफ के, कैपिटल के इसकल टू क्या आ जाता है, यूनिट ऑफ रेट, ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या रहता है, कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन, वही हमारे पास रेट लॉ का कंसंट्रेशन। तो इसको हम डालें तो x प्लस वाई। अब x प्लस वाई हमारे पास कितना आएगा वो चीज़ देखें। अभी हम फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास किस तरीके से आता है, देखो यहाँ पे। तो
क्या आ गया, यूनिट, इसके आगे करना चाहते हैं हम यहाँ कर सकते हैं, यूनिट ऑफ रेट अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है उसके बेस पे। तो देख लो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया हमारे पास, क्या निकल गया। अब हमारे पास यूनिट ऑफ रेट का हमारे पास यूनिट क्या होता है, तो मोल, ठीक है, मोल हमारे पास लीटर, सॉरी डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हमारे पास हो जाता है। और कंसंट्रेशन में अगर हम बोले तो हमारे पास मोल लीटर इनवर्स हमारे पास आ जाता है इसका। और इसको हम एन के ऑर्डर में लेंगे, तो एन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हम एन क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा एक तरीका क्या होता है, ये फार्मूला आ जाता है। अब इसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहले एन लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाता है एन, वेयर एन, तो ऑर्डर ऑफ हमारे पास क्या होता है, ये रिएक्शन हो जाता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास क्या होता है, इसको लिख देता हूँ, इट में बी हमारे पास ये 0 1 2 3 और भी हमारे पास, और इवन ए फ्रैक्शन हो सकता है हमारे पास, जो हमने लिखा था पिछले बार में। तो ये चीज़ हो सकता है। अब इसी के बेस पे क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, यूनिट ऑफ के 4, ठीक है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा। देखो तो अगर मान लो n इक्वल टू मेरे पास 0 है, n इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देख लो। तो हमारे पास मोल लीटर इनवर्स, इस वाले को लिख रहा हूँ, सेकंड इनवर्स, और हमारे पास मोल लीटर इनवर्स आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या है, 0 डाल दो, n की जगह, ये n है ना, तो n की जगह हम क्या डालेंगे, यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है हमारे पास, तो यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे 0 डाल दो आप। 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये था, मान लो ये हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट है, बी पार्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एन इक्वल टू, मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास, मान लो कि एन इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, एन इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 आ गया तो मैं क्या करूँगा, आप देखो, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले को लिखूँगा, वैल्यू निकाल दूँगा। तो मेरे पास यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और मोल, अब मैं एन, ये फॉर्मूला ना डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने वाला हूँ। तो लीटर इनवर्स यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा। अब इसको एज इट इज़ को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अब देखो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यहाँ भी क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड तो यहाँ है नहीं, तो मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, सेकंड इनवर्स यूनिट आ जाएगा हमारे पास। ऐसे आप 1 2 3 ऐसे हमारे पास किसका, जैसे अगर निकालना चाहो तो हमारे पास सी पार्ट, तो एन इक्वल टू 2 का भी निकाल सकते हो। यहाँ लिखना है कि हमारे पास 2 लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे निकाल सकते हो। तो ये हम आगे कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हमें देख लेना है। इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस एनसीईआरटी में मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तो आपको हमारे पास देखने के लिए मिल जाते हैं। आइए 4-5 तक अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, हमारे पास हाफ ऑर्डर का भी निकाल सकते हो आप ऐसे ही। जैसे एक्सरसाइज में देखोगे ना, तो आपको 4.2 क्वेश्चन मिल जाएगा, 4.4 क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। हमारे पास 4.6 हमारे पास एग्जाम्पल में मिल जाएंगे। ये हमारे पास सॉल्व प्रॉब्लम जो हो जाता है हमारे पास 4.6 वाले, अगर आप देखोगे तो ये सारे मिल जाएंगे हमारे पास, इसको देख के कर सकते हो आप, ठीक है। 4.3 हो गया,
4.5 हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चंस हमारे पास एनसीईआरटी के मिल सकते हैं, तो इसको आप कर सकते हो। बाकी ये आप लोगों को लेक्चर हमारा ये कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो एक कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने, कर भला तो हो भला। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को भी इस लेक्चर को सेंड करो, यानी शेयर करो, ठीक। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर ज़रूर बताएं, और इसका नया लेक्चर जो है हमारा तीसरा पार्ट ज़रूर लेके आएंगे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।